हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपके सामने अब यूनिट 6 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एंड आई नो कि इस क्रैश कोर्स में काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, आपको आखिरी में 10 दिन चाहिए रहते हैं रिवीजन के लिए, वो हमें पता है। एंड दैट्स वाई हमने टेस्ट सीरीज भी काफ़ी पहले फिनिश अप करने का प्लान किया है। ठीक है, तो 4 अप्रैल तक हमारी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। एंड देखिए, नया इनिशिएटिव है तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। हमने पूरी तरीके से कोशिश की है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। एंड यस, अब होगा क्या, यूजुअली मोस्टली नेक्स्ट 10 डेज में आपका पूरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, रैप अप हो जाएगा। वी हैव हायर्ड न्यू फैकल्टीज, तो अलॉन्ग विद अस he'll and they'll also be teaching on the platform। तो एक पॉइंट नंबर 1 ये है। यूनिट 7 और यूनिट 9 हार्डली आपकी 2 दिन में चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक और अपडेट है कि यूनिट 7 और यूनिट 9 जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो 2 दिन में चालू हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट 6 में ले रहा हूँ। एंड देखिए, अब मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, रोज 4-5 घंटे की क्लास होगी। एंड दिस क्रैश कोर्स विल बी अप। तो क्रैश कोर्स मोस्टली 10 घंटे से 12 घंटे पर यूनिट है, तो 120 घंटे का क्रैश कोर्स है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जरूरत भी है आपको। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, देखिए टेस्ट सीरीज में आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर्स हम सही भेजते हैं, बट ड्यू टू सॉफ्टवेयर क्या करता है, 2 आंसर्स को मिक्स एंड मैच कर देता है। इसलिए इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। मैं मान रहा हूँ ये हमारे एंड की गलती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर गलती मतलब हमारी गलती, दैट इज क्लियर कट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है दैट इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन रॉन्ग, वो बस आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिए। और बहुत ही जल्द हम आप पे ये वाला फीचर भी ला रहे हैं कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके नीचे अगर आपको लगता है कि आंसर गलत दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट क्लेम कि ये आंसर गलत दिया हुआ है इन ऐप इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी बात, ऐप का सोल्यूशन। तो ऐप के सोल्यूशन में देखो, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ। 20th से टेस्ट सीरीज चालू हुई थी। ठीक है, 20th मार्च से। ठीक है, और हमने बोला था 10 दिन के अंदर हम सोल्यूशन चालू कर देंगे, तो सॉरी 20th फेब से चालू हुई थी। ठीक है, 1 मार्च से हमें सोल्यूशन डाल देने चाहिए थे। ठीक है, बट अभी भी बच्चे ज्वाइन इन कर रहे हैं, और जो बच्चे नए ज्वाइन इन किए ना, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सोल्यूशन अभी आप दे देंगे तो हमारे टेस्ट देने का मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो टेस्ट के सोल्यूशन हम डाल देंगे। हमें टेस्ट के सोल्यूशन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐप के थ्रू टेस्ट के सोल्यूशन भी डाल सकते हो। 10 दिन के अंदर आपके ऐप के सोल्यूशन, टेस्ट के सोल्यूशन आ भी जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो आप प्लीज व्हाट्सएप पे बताइए। एंड अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आप प्लीज एक बार मैसेज और कर दीजिए, हो सकता है आपका मैसेज मिस हो रहा है। बट इफ यू आर मिसबिहेविंग, देन वी विल नॉट टॉलरेट दैट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज बहुत डिग्निफाइड फैकल्टीज हैं यहाँ पर, मेरे अलावा भी बहुत प्रेस्टिजियस लोग हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज उनके डेकोरम, जो डेकोरम है ना पूरे सिस्टम का, वो बना के रखिए। दूसरी चीज है, क्रैश कोर्स का मतलब था वी विल बी एनहांसिंग योर प्रिपरेशन। जो आपने प्रिपरेशन किया ना, उसको और ज्यादा एक लास्ट मिनट का रिवीजन और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने का हमारा एम था। ठीक है, तो एक छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट है मेरी ये, कि आप थोड़े से बने रहिए। हो सकता है कि दिक्कत थी, बट 20, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि 20th मार्च 25 मार्च, मतलब 15 दिन पहले एग्जाम के हम क्रैश कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप देखिए, जो पॉलिटी है ना, मुझे नहीं पता कि आपने पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, कब पढ़ी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, पॉलिटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, दैट हाउ अ कंट्री वर्क्स। ठीक है, तो जो पहले के आधे घंटे होंगे, हम आधे घंटे में पॉलिटी का मतलब समझेंगे, क्योंकि अगर आप मतलब समझ गए ना, बाकी सब्जेक्ट या बाकी टॉपिक्स आप बिल्कुल, कहते हैं ना, धुन धुन करके आप कवर अप कर लेंगे। तो आप ये चीज समझिए कि पॉलिटी में द मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज पॉलिटी। आपको क्या पढ़ना है पॉलिटी में? पॉलिटी इज पॉलिटिक्स, पॉलिटी इज कैसे इंडिया काम करता है, व्हाट इज पॉलिटी। तो देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, बट आजाद होने के बाद क्या, कैसे काम करेगा देश? क्या हम कौन सी पॉलिसीज अपनाएंगे? हु विल डिसाइड कि कौन से रूल्स चलेंगे इंडिया में? हु विल एग्जीक्यूट दोज रूल्स? कि अगर मान लीजिए मैंने रूल बना दिया कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी, बट अगर कहीं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो वो कौन देखेगा? और अगर मान लीजिए रूल्स बनाने वाले ही गलत कर रहे हैं, तो क्या, किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो एक देश को चलाने की जो कला है, दैट इज पॉलिटी। दैट a ecosystem of any country, the ecosystem of running of any country is polity। ये डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप लिख सकते हैं ये। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए ना, तो आप ये बताइएगा, इट्स एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ऑफ कंट्रीज ऑपरेशन, कंट्रीज ऑपरेशन। ठीक है,
जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी समझ में आएगा, जिसने पढ़ लिया उसको और अच्छे से समझ में आएगा। फीलिंग लेना है, पॉलिटी इज ऑल अबाउट फीलिंग। ठीक है, क्या रटना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप फील समझ तो लो। बस प्रेसिडेंट की ये पावर होती है, ये होता है, कौन से आर्टिकल में दिया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बिना समझे उसको रटने की कोशिश करोगे ना, आप भूल जाओगे। तो इकोसिस्टम ऑफ कंट्रीज ऑपरेशन इज पॉलिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो पॉलिटी की शुरुआत या पॉलिटी क्या है? तो देखो, कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अब जब इंडिया बना तो 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि हु विल फॉर्म द रूल कौन बनाएगा, इंडिया के रूल्स कौन बनाएगा। ठीक है, इंडिया के रूल्स कौन बनाएगा, उसके बाद कौन उनको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए रूल बन गए तो उन रूल को जनता में लागू कौन करेगा, कौन देखेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सही रूल फॉलो हो रहा है, गलत रूल फॉलो हो रहा है, तो सजा कौन देगा। और अगर ये दोनों लोग, रूल बनाने वाला और उसको एग्जीक्यूट करने वाला, गलत करते हैं तो उनके ऊपर चेक कौन रखेगा। तो तीसरा था चेक करने के लिए कौन रहेगा। ठीक है, तो अब इनके 3 सोल्यूशन निकले। कहा गया रूल बनाएगा पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट रूल बनाएगा, जो हम बोलते हैं ना जहां पे नेता बैठते हैं कि कौन सी पॉलिसी आई, मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो पार्लियामेंट रूल बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख लीजिए आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस थोड़ा समझिए, बाकी मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा दे दूंगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उसमें आया एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, उसके अलावा इसको चेक कौन करेगा, तो चेक करने के लिए बनाया गया जुडिशरी। ठीक है भाई, चेक करने के लिए हमारे कोर्ट्स बनाए गए। अब अभी बिल्कुल नहीं, अभी एकदम नया नेशन है 1947 में, हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट हमें 1947 में हमारे हाथ में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनने वाला है। 1947 में भी हमारे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, बट एक डॉक्यूमेंट बनने वाला है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होंगे कि देश कैसे चलेगा। बट इन रूल्स में जो एडिशन, नए रूल्स लाने हैं या पुराने रूल्स हटाने हैं, वो सब कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स, उनको लागू कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव्स। और अगर ये दोनों गलत कर रहे हैं तो इन पे चेक कौन रखेगा, जुडिशरी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आया। अब पार्लियामेंट के अंदर का, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर का, जुडिशरी के अंदर के अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जुडिशरी ने बोला कि यार हम अकेले पूरा देश नहीं चला सकते, हम अकेले पूरा देश नहीं चला सकते, तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा जिसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और इसके नीचे हर स्टेट में होंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी अंदर होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगा। ठीक है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप समझिए ना, पूरा हर चीज सुप्रीम कोर्ट तक तो जा नहीं सकती। अब आपके घर में अगर चोरी होती है, या आपके मतलब मान लीजिए आपके किसी से मतलब वाद विवाद होता है, लैंड को लेके वाद विवाद होता है, तो क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? ऐसे सुप्रीम कोर्ट कितने लोगों की अर्जियां सुनेगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली कि ये दिल्ली में रहेगा। ठीक है, अब डिबेट होती है कि सर दिल्ली में ही क्यों है। कई लोग बोलते हैं कि इसको चेन्नई साइड भी लाया जाए, क्योंकि जो बड़े केसेस होते हैं साउथ इंडिया से, उन लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होंगे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट एक एरिया में रूल करेगा, हाई कोर्ट एक स्टेट में रूल करेगा, सुप्रीम कोर्ट इनकी रूलिंग्स का रूल करेगा कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दे दिया है, तो उसको अगर आपको अर्जी लगानी है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो भी दिक्कतें हैं आपको, वो लेके आप कोर्ट्स जा सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? तो देखो, अब मैंने बोला कि एक कंपनी है, एग्जीक्यूटिव्स की एक कंपनी है जो इनको रूल को लागू करेगी, बट इस कंपनी का हेड कौन होगा? तो वो हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं आपके सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, आप कह सकते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर से लेके एक चपरासी भी किसी कंपनी, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का,
वो भी सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट आप कह सकते हैं जो सिविल सर्विसेज कर रहा हूं, जो सिविल मतलब हम लोगों की जो सेवा करे वो सिविल सर्विसेज होती है, ठीक है। बट एक होती है आप कह सकते हैं पॉपुलेटेड सिविल सर्विसेज, जो कि मतलब आप कह सकते हैं एलाइट क्लास होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है वो सिविल सर्वेंट होता है, एंड इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होते। आप एग्जाम से एक बार घुसे तो आप अगर कोई गलती करेंगे तो ही निकाले जाएंगे, आपको जनता नहीं चुनती, आपको एग्जाम चुनता है। तो ये क्वालिफाइड पोस्ट भी होती है, आप कह सकते हैं क्वालिफाइड पोस्ट होती है। एट द सेम टाइम पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? पार्लियामेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो एक काम करो यहां पे लिखो, आप ऐसा मत लिखो ये, ठीक है। देखो अब अकेले तो नहीं, पार्लियामेंट का कोई तो हेड बनेगा ना, तो वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि मिनिस्ट्रीज होती है, लाइक आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। तो ये सब लोग मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर आप मान लीजिए रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। अब इन सब को काम करने में कौन हेल्प करता है? एग्जीक्यूटिव्स। मान लीजिए आपने रूल बनाया, तो उन रूल की लिखा पढ़ी हो गई, या फिर जो भी इंप्लीमेंटेशन हो गया, वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स। तो आप यहाँ पे, ये इंडिया का सिस्टम मैं बता रहा हूं, बाहर का यूएस का सिस्टम अलग होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमने नेता चुनी, ये मान लीजिए ये अगर मेरा पूरा पार्लियामेंट है, तो इसी में से निकल के आएंगे मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको हेड करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे रहेंगे एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये चीज समझ में आई। यूएस में ऐसा नहीं होता, वहां पे जो लॉ बनाने वाले या रूल बनाने वाले लोग अलग हैं, एग्जीक्यूटिव्स एकदम अलग हैं, ठीक है। जो इंप्लीमेंट करते हैं वो एकदम अलग हैं, जो रूल बनाने वाले हैं वो एकदम अलग हैं। तो अब वो अलग टाइप की, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया, वो आपको समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है कि ये तो इंडिया लेवल की बात हुई, अब हर स्टेट में भी यही चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए सब तो अब देख लीजिएगा आप, ठीक है, ये हम यूनिट कर रहे हैं और ये सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। जो चीजें इंडिया लेवल पे हो रही हैं, अब इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी आप कह सकते हैं बहुत सारी कल्चर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इनको एक जगह बैठ के मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, स्टेट्स बना दी, ठीक है, स्टेट्स बना दी। अब स्टेट्स इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये यूनियन है, बहुत सारी स्टेट्स मिलके इंडिया बनाती है, बहुत सारी स्टेट्स मिलके इंडिया बनाती है, ठीक है। लेकिन ये स्टेट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। तो अब अभी आप ये समझिए कि स्टेट्स बना दी, ठीक है, छोटे छोटे एरिया डिवाइड कर दिए। अब स्टेट्स में जो रूल बनाता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर आप लिखो पहले, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा जैसे बोलते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स तो बिल्कुल वही रहेंगे, जैसे आपके डिप्टी कलेक्टर हो गए, तहसीलदार हो गए, ये एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए। और जुडिशरी हमारी कॉमन ही रहती है, जुडिशरी अलग नहीं होती, ठीक है। जुडिशरी जो रहेगी वो सेम हाई कोर्ट ही रहेंगे, ठीक है। कोई अलग से हमारे अलग ऐसा नहीं होता कि इस स्टेट का ये कोर्ट है, उसके स्टेट का वो कोर्ट है। तो जुडिशरी जो है हमारी वो पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अंदर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो अब बात आती है कि हमें पढ़ना क्या है भाई। अब बात आती है कि हमें पॉलिटी है भाई, पॉलिटी तो यही है, तो पॉलिटी में पढ़ना क्या है? तो देखिए सबसे पहले पॉलिटी में आपको पढ़ना है पार्लियामेंट। आपको पढ़ना है पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट। जो स्टेट में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका हेड कौन होता है? गवर्नर, ठीक है। तो उसके बाद आपको पढ़ना है जुडिशरी, जो मेन बॉडी है ना, बस आपको ये पढ़नी है। डिटेल में क्या इतना नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे, गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये लीडर्स हैं। पार्लियामेंट लीडर है लॉ बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए।
एग्जीक्यूटिव्स का लीडर कौन है? एक मिनट में चेक कर लूं कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो सही हो रही है, ठीक है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का हेड कौन है इंडिया लेवल पे? प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के अंदर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको जो हायर कर रहा है, देखो सिविल सर्वेंट्स के फॉर्म पे साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। मतलब सिविल सर्वेंट में भी जैसे आप आईएएस ऑफिसर ले लीजिए, आईपीएस ले लीजिए, इनके फॉर्म पे कौन, इनके अपॉइंटमेंट में साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इनके हेड है मान लीजिए, ठीक है। अभी आप बहुत लेमन लैंग्वेज में या बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए। तो पार्लियामेंट लॉ बनाने वाला हमें पढ़ना पड़ेगा ना, हमारे देश में जो लॉ बनाता है कैसे लॉ बनता है, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो कैसे उन लॉ को एग्जीक्यूट कराता है, और अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो जुडिशरी कैसे उन पे चेक रखता है। यही बेसिक स्ट्रक्चर है, यही तो पढ़ना है, यही पॉलिटी है, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं सिलेबस। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां के पहले, ये 1950 के पहले की बात है। तो जो लॉ अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो पॉलिटी हमारे यहाँ चल रही है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या जुडिशरी का जो भी पार्ट अभी है, उनकी जो मतलब आप कह सकते हो उपज है, या फिर जो सबसे पहले ये चालू किए गए थे, ये तो 1947 के पहले ही चालू कर दिए गए थे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है और 1935 है, ये हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें आज की जो पॉलिटी है, आज का जो देश का रनिंग करने का स्ट्रक्चर है, वो 1919 और 1935 से ही आया है। इन्होंने क्यों 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्यों नहीं इंक्लूड किया, चार्टर एक्ट्स क्यों नहीं एक्ट किए इंक्लूड किए, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स आए जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए, या ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट निकाले, बट 1919 और 1935 के ऐसे दो एक्ट थे जिन्होंने आज की पॉलिटी को डिफाइन किया, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी थी जिसने हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो अभी चल रहा है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स या फिर प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम पढ़ना जरूरी है। अब देखो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट नए लॉज भी तो आएंगे, नए लॉ आएंगे, देश बड़ा होगा, देश बढ़ेगा आगे, तो नए लॉ आएंगे। तो इसीलिए एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ, एडिशन, और एडिशन मत लिखो, चेंज लिखो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन भी हुआ है ना, कुछ चीजें हटाई गई, कुछ चीजें जोड़ी गई। तो जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ना है, नल अमेंडमेंट में पढ़ना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ना है हमें, ठीक है। और बस दो तीन चीजें और आ जाएंगी कि जो हम हैं, हमारे पास क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या राइट्स दिए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, हमारी देश के प्रति क्या ड्यूटीज हैं। और जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको छोटी सी चीज बोलता हूं कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, ये इसको पढ़ा सकते हैं क्या? क्या इसको ये अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। फ्रैंक की बात है यार, जो बंदा 300 रुपए दिन कमा रहा है वो कहां से अपने बच्चे को पढ़ाएगा, ठीक है, कहां से अपने बच्चे को पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा तो खाएगा क्या? तो इसीलिए ये एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो आपको नहीं लगता कि इसको फ्री एजुकेशन सरकार को देनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इसको फ्री एजुकेशन सरकार को देनी चाहिए? ये इस बच्चे का हक है। मैं अगर एक बच्चा हूं, मेरे माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं है और अगर मुझ में पोटेंशियल है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा तो मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पाऊंगा? क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर इंसान के कुछ हक होते हैं, हर इंसान का हक है कि मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छा खाऊं, अच्छा रहूं। तो कुछ हक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए कि मुझे बाकी लोगों के लेवल पे इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए मैं किसी लोअर कास्ट से हूं, तो मुझे बाकियों के कंपैरिजन में अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो करनी पड़ेगी, छुआछूत मुझे नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्यूटीफुली डिजाइन करके आपके लिए दिया है कि कुछ हक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट। अब हक मिले आपको, तो आपको भी हक अदा करना पड़ेगा अपनी कंट्री के प्रति। तो इसीलिए हमें ड्यूटीज पढ़नी है कि एज अ सिटीजन आपकी क्या ड्यूटीज है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ चीजें हैं जो हक होनी चाहिए बट देश के पास उतना, अब जैसे मान लीजिए फ्री हेल्थ केयर है, फ्री हेल्थ केयर है। अब मान लीजिए कि ये इंसान बीमार पड़ता है, ये इंसान बीमार पड़ता है, मान लीजिए ये इंसान बीमार पड़ता है, अब इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या ये अपना इलाज करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो आपको नहीं लगता स्टेट को इसको देना चाहिए? जो कंट्री है, देश की सरकार है, ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन
क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि देश में जितने गरीब हैं उनको फ्री हेल्थ केयर सर्विस दी जा सके? क्या इतना पैसा है? नहीं है सर। ऐसा आप लोगों को लगता है कि बड़े पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखो, मैं किसी सरकार की तरफ नहीं हूं, बट आप ये लॉजिकली सोचिए कि अगर क्रूड ऑयल कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल कम हो रहा है, इकोनॉमी के हिसाब से जो चीज की डिमांड है और सप्लाई कम हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ेंगे। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पेट्रोल के जो प्राइस है वो मार्केट से रिलेटेड होते हैं। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर क्रूड ऑयल आएगा नहीं, अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा यार। आपके प्याज के दाम बढ़ते हैं। महंगाई जो है, महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। महंगाई हमारे हाथ में है। जमाखोरी की वजह से महंगाई होती है। अगर कहीं दिक्कत है तो वो है इम्प्लीमेंटेशन में। मान लीजिए अनाज उग रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1900, आप मान लीजिए पीएल 370, ये क्या चीज है? पीएल 370 एक प्रोग्राम था जिसके तहत यूएस इंडिया को ग्रेन प्रोवाइड करता था, खाना प्रोवाइड करता था। ठीक है, बट 1960-61 में जो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मतलब जो विवाद चल रहे थे जिसकी वजह से यूएस ने हमें खाना देना बंद कर दिया, भुखमरी आ गई। तब उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या स्लोगन दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब जवान जो लड़ रहा है उस समय पाकिस्तान की आर्मी से, वो जय जवान, और जो हमें खाना देने वाला है, क्योंकि खाना पहले आता था, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमारे देश में इतना खाना नहीं था। जय जवान जय किसान नारा क्यों दिया गया? जय जवान जय किसान नारा इसलिए दिया गया ताकि हमारे जवानों को प्रमोशन मिले, मतलब प्रमोट करें, या हमारा एक थैंक करने का वे था कि आप लड़ रहे हो, और साथ ही साथ हमारे किसान हमें खाना देने के लिए रेडी हो रहे थे। इसीलिए उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमारा, आप कह सकते हो हमारा जो फूड का, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड में। हमारे पास गेहूं, चावल और जो पल्सेस हैं उनका भंडार आ गया कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आज भी लोग भूखे रहते हैं। भाई क्यों? खाना तो बराबर बन रहा है देश में, फिर क्यों भूखे रहते हैं? क्योंकि गोडाउन में सड़ जाएंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उत्पादन में नहीं है, दिक्कत है एग्जीक्यूशन में। कि सही, आप मान लीजिए कि फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं, जो आप बोलते हो ना कि जहां पर आप बीपीएल लोगों को बीपीएल कार्ड के दम पे सस्ते में खाना मिलता है, बट वहां से माल जो है वो बाहर मार्केट में बेच दिया जाता है, महंगे में कहीं और बेच दिया जाता है। इन लोगों के कार्ड पे इनको खाना नहीं मिलता। तो दिक्कत कहाँ है? करप्शन दिक्कत है, एग्जीक्यूशन दिक्कत है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ लागू करने में है। ठीक है, देश में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, बट लागू नहीं हो पाती हैं। लागू लागू करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए होता क्या है, जैसे मैं कहां पे था, हाँ मैं ये बता रहा था, अब फ्री हेल्थ केयर होनी चाहिए, लेकिन फ्री हेल्थ केयर सरकार नहीं दे सकती क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हम एम करते हैं कि यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो स्टेट करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। अब जैसे आप 2002 में मान लीजिए 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन को फ्री किया गया। ठीक है, पहले ही नहीं कर सकते थे ना, पहले हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो डीपीएसपी था हमारा। ठीक है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था कि यार बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। बट धीरे धीरे पैसा आया, जैसे ही पैसा आया हमारे देश को लगा कि हाँ हम दे सकते हैं बच्चों को फ्री एजुकेशन, तो हमने वहां से डीपीएसपी से निकाल के उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया। तो डीपीएसपी कुछ नहीं है बट फंडामेंटल राइट है, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारे पास पैसा नहीं है उन्हें इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। बस ये होते हैं डीपीएसपी। तो अब आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी है क्या, पॉलिटी है क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं एक एक टॉपिक लेता जाऊंगा और आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। जो जरूरी है सिर्फ हम वो करेंगे, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर से चीजें फंसेंगी, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, समझिएगा कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, या एक सेकंड मैं अपने नोट्स खोल लूं तो आप लोगों को भी सही लगेगा। देखो 19, ये वाला जो पार्ट है ना ये मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 1919 और 1935 के रूल आपको बता दिया आप समझ ही नहीं पाओगे, आप फील ही नहीं कर पाओगे कि रूल का मतलब क्या है, क्या होते हैं ये रूल्स। आपको पता है क्या अभी क्या होते हैं रूल्स? आपको कुछ भी नहीं पता कि ये रूल्स क्या है। मतलब मैंने बोल दिया बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आप फील ही नहीं कर पाओगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 से आया था, क्या मतलब है उस चीज का। तो हम पहले बाकी चीजें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पूरा थ्योरेटिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी थी जिसने हमारा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बनाए, उसमें चेंजेस आए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स खोल लेता हूं तो आपको भी मजा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें पूछता जाऊंगा, आई होप आपको आंसर देने में भी मजा आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसका था। तो याद रखिएगा, आइडिया वॉज गिवन बाय एम एन रॉय। आइडिया वॉज गिवन बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, उन्होंने आइडिया दिया था कि यार हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे पास एक बुक होनी चाहिए जिसके हिसाब से देश चलेगा, क्योंकि इसके पहले देश चल नहीं रहा था, सब ब्रिटिशर्स की मर्जी से चलता था। तो हमारी क्यों ना एक रूल बुक होनी चाहिए जिसके हिसाब से देश चलेगा, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। और वो रूल बुक सबसे सुप्रीम होगी। देश में अगर कोई भी चीज आ रही है ना, कोई भी चीज की दिक्कत आ रही है, हमारे लिए ग्रंथ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले कई बुक्स में ये कई कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया स्वराज पार्टी ने दिया, कई बुक्स कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम एन रॉय ने 1934 में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 में, अब 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने बोला कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, सरकार से मांगा। सरकार क्या, उस समय के आईएनसी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आईएनसी ने क्या डिमांड किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड की, हमें चाहिए भाई, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। और हमें काय से मिली, ये वर्ड याद रखना, कैबिनेट मिशन जो आया था उसने बोला कि ठीक है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन जो आया उसने बोला कि आप भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना ही सकते हो ना, ठीक है। अब आपको बताना है इसके 3 मेंबर कौन थे, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूं, मिस्टर लॉरेंस थे, पी लॉरेंस, बाकी 2 आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी बॉडी थी, वो बॉडी थी जिसने भारत मतलब अधिकार दिया कि आप अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, और उसके लिए जो बॉडी होगी उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये मेरे नोट्स है, पता, ये मैंने लक्ष्मीकांत से बनाए हैं, एक एक पेज मैंने ना लक्ष्मीकांत से बनाया है। तो आपको मतलब बढ़िया चीज है यार ये, बस ये है कि टाइम नहीं मिल पाता ना, तो मैं आपको वो दे नहीं पाता हूँ, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो मैं इसमें 3 बुक्स का यूज करूंगा, लक्ष्मीकांत, लूसेंट और मेरे खुद के नोट्स जो मैंने अलग अलग जगह से बनाए हैं। ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा बाहर आएगा भी नहीं आपको, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैं बस देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स नहीं है तो मुझे देख देख के ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फीलिंग समझिएगा कि क्या कैसा है, जो जो जरूरी होगा मैं वही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो, तो कहां से मिला, कैबिनेट मिशन से मिला, कैबिनेट मिशन के लोग आप बता दोगे, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें कितने मेंबर थे, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें कितने मेंबर थे, देखो कितने मेंबर थे, तो उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, याद रखना 389 मेंबर्स थे, बोथ इंडिया और पाकिस्तान मिला के। अभी इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए, ये इंडिपेंडेंस के पहले की कहानी है। अब ये 389 मेंबर्स कैसे थे, तो इसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, ठीक है, इलेक्टेड थे, बॉडीज ने उनको इलेक्ट किया था, प्लस 4 जो थे वो हाई कमीशन, जो हाई कमीशन होता है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हाई कमीशन था उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। और बाकी 93 लोग प्रिंसली स्टेट्स जो होती थी ना उनको बिलोंग करते थे, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब इनमें से ये चीज समझ में आ गई। अब ये कहां से थी, ये
292 मतलब कि जो गवर्नर्स के प्रोविंसेस थे ना, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ये प्रोविंसेस थे। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 11 गवर्नर, या आप ले सकते हो स्टेट्स टाइप की थी उस समय। अभी टाइप का स्टेट्स तो था नहीं उस समय। तो उस समय गवर्नर ने पूरे भारत को 11 स्टेट्स में बांट के रखा था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो 11 एरियाज थे जहां के 11 गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। और उन 11 गवर्नर्स की जो स्टेट्स थी उनमें से 292 लोग इलेक्ट होने थे, ठीक है, फ्रॉम 11 गवर्नर स्टेट्स, ठीक है। चलो, ये चीज प्रोविंस आएगा, स्टेट्स भी मत बोलो, प्रोविंस बोलो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना सब, प्रोविंसेस बोलो। तो इतने लोग भाई साहब अपने थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्टेड बॉडी थी कि नॉमिनेटेड बॉडी थी, तो देखो प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन था, ठीक है, जिसको भेजना चाहे वो भेज दे। गवर्नर में इलेक्शन था, हाई कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंशियल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। तो जो भी उस समय के मेन लीडर थे वो इसका हिस्सा बन गए थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है, जिन्ना, सब इसका मेंबर थे। बट एक इंसान थे जो इसका मेंबर नहीं थे, वो थे गांधी जी, एम के गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। आप देखो, आप सारे 389 मेंबर्स तो याद भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको ये याद रखना है कि इनमें कौन नहीं था। अगर आपको ये पता होगा कौन नहीं था ना, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं पे आएगा। चलो, अब क्या क्या मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? क्या मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? नहीं किया था। तो क्या हुआ, यहां पे जो 389 लोग थे ना, बाद में जब पाकिस्तान फॉर्मेशन की बात आई तो ये लोग कम हो गए। पाकिस्तान जो कम लोग हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। बट और जो पहली मीटिंग थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें प्रिंसली स्टेट ने भी भाग नहीं लिया। तो बहुत कम लोग थे जिसने पार्टिसिपेट किया था, बहुत कम लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, जो पहली वो थी, ये हो गया ना। अब एक काम करो, आप कमिटीज लिख लो। अब ऑब्वियसली मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि कैसे ये देश काम करेगा, तो अलग अलग कमिटीज होंगी, ठीक है। कई कमिटीज किसी और, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रूल बुक, लॉ, मतलब जो लॉ बुक होती है, ये रूल बुक होती है, वो है ये। तो कैसे, अब सब मिलके एक ही तो बना नहीं सकते, तो टीम्स डिवाइड हो गई थी। वो टीम्स आपको जरूर पता होना चाहिए कि किन टीमों में हमने सब लोगों को डिवाइड किया था, ठीक है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की प्रोसीजर क्या क्या रहेंगे सब चीजों के, इसका हेड बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका हेड बनाया गया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टीम थी स्टीयरिंग कमेटी, उसके भी हेड यही थे, ये याद रखिएगा। स्टीयरिंग कमेटी, उसके हेड भी राजेंद्र प्रसाद साहब थे। इसके बाद फाइनेंस कमेटी थी, ठीक है। फाइनेंस कमेटी लिख लीजिए, मैं सारी कमेटी भूल ना जाऊं। फाइनेंस कमेटी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्टेट्स कमेटी हो गई, स्टेट्स कमेटी हो गई, ठीक है। इनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे क्यों बना? क्योंकि उन्होंने पूरे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट किया। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि स्टेट्स कमेटी जो थी उसके हेड हो सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि स्टेट्स तो उन्होंने ही बनाई ना, मतलब उन्होंने ही सबको कोलैबोरेट किया। लेकिन ये बिल्कुल याद रखिएगा, स्टेट्स कमेटी के हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और यहाँ पे गलती होने की बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है।
अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आती है वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। उसके बाद बहुत सारी कमेटी थी, आप कह सकते हो क्रेडेंशियल्स कमेटी थी, हाउस कमेटी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है। और देखो क्रैश कोर्स में वैसे भी मैं अगर कमेटी लिखाने बैठ गया तो मतलब दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलो, तो अब ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहां पर क्लियर हो गया। अब ये 4 हाई कमीशन की स्टेट्स जो है ना, ये इंक्लूडेड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कई बुक्स में आपको इसकी वैल्यू 385 भी दिखेगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मतलब आप समझ लो ब्रिटिशर्स हैं तो कुछ ब्रिटिशर्स भी बैठेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऐसा चल क्या रहा है अंदर ये जानने के लिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वोटिंग पावर की बात आ जाती है, इसलिए कई बुक में 385 भी बोलते हैं, बट अगर आप इनको इंक्लूड कर लो इसलिए 389 हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है कि पार्टीशन होता है भाई साहब। ठीक है, पार्टीशन होता है, कमिटी बनी, कमिटीज में सब लोग हैं, अब होता है पार्टीशन। अब पार्टीशन की बात आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर बच जाते हैं? 299 प्लस 4 आप अलग ही कर दो, 299 मेंबर बच जाते हैं। ठीक है, 299 मेंबर बच जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर अप हो गई आपकी। इसके बाद क्या था, मेन चीजें तो यही थी। ठीक है, चलो, अब कई बुक्स में होता है कि क्या ये सॉवरेन बॉडी थी, इसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, जो करना चाहे वो करेगी, वो होता है सॉवरेन। जब ये बनी थी, ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो यार, ऑब्वियसली अगर ब्रिटिशर्स हमें पावर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, तो वो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप इंडिपेंडेंट हो, जो करना चाहो वो करो, जैसे रूल बनाना चाहो बनाओ, हम बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं था। तो जब इसकी मीटिंग बनी थी तब ये इंडिपेंडेंट बॉडी या सॉवरेन बॉडी नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे ही देश आजाद होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी क्या बन गई? हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को इट वॉज मेड अ सॉवरेन बॉडी। इट वॉज मेड अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, जैसे इंडिया एज अ सॉवरेन नेशन। हम पर कोई रूल नहीं लगा सकता, हम पर कोई बोल नहीं सकता कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। हाँ, हम यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, आईएमएफ का पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी ने बोला कि चलो तुम जम्मू पाकिस्तान को दे दो या जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया पाकिस्तान को दे दो, तो ऐसा कोई हमें बोल नहीं सकता। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू बिल्कुल, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि कब इंडिपेंडेंट बनी, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो असेंबली भी इंडिपेंडेंट बनी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में जाके पार्लियामेंट बन गई हमारा। ठीक है, क्योंकि लॉ बनाया है यार, ऑब्वियसली जिसने पहला लॉ बनाया वही तो आगे भी लॉ बनाने का दम रखता है। तो बाद में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा पार्लियामेंट बन गई थी। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? सॉवरेन ऑवरेन का ही मेन दिक्कत रहती है, वो मैंने क्लियर कर दी। तो मैं लूसेंट से इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर मेरे नोट से इंक्लूड कर लूंगा, और एक बार मैं लक्ष्मीकांत भी देख लूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो, इसके बाद इसके पहली जो मीटिंग हुई थी उसके हेड कौन थे? जो पहली मीटिंग हुई थी उसके हेड कौन थे? तो याद रखिएगा, जी वी मालवनकर साहब। जी वी मालवनकर साहब इसके हेड थे। और इनके पास क्या काम था? जी वी मालवनकर का क्या काम था? तो याद रखिएगा, इनके पास जो कमिटी थी ना, ये किस कमिटी के हेड थे? जैसे कमिटीज बताई है ना मैंने यहाँ पे, ऐसे एक और कमिटी थी, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है,
ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहली मीटिंग को किसने हेड किया था, जीवी मालवनकर साहब ने। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पोस्ट होल्ड की थी, मतलब आपके हिसाब से लॉजिकली कौन सी पोस्ट थी जिसपे जीवी मालवनकर साहब उस समय रहे होंगे। जो आज की इंडिया की जो पोस्ट है उसमें से प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रेसिडेंट टाइप का एक्ट करते थे, प्राइम मिनिस्टर टाइप का एक्ट करते थे, गवर्नर अटॉर्नी जनरल टाइप का एक्ट करते थे। कौन थी, कौन सी पोस्ट है जिसपे इन्होंने, जिसके हक से इनको प्रेसाइड करने का मौका मिला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स लिख लो आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका एक सिंबल भी था, तो एलिफेंट इसका सिंबल था, एलिफेंट सिंबल था इसका। ठीक है, कितना टाइम लगा था हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो याद रखिएगा 2 years 11 months 18 days, 2 years 11 months 18 days took to finalize constitution। ठीक है, इतना समय हमें लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतना समय हमें लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, चलो अब जो इसका पहला सेशन था ना, जो इसका पहला सेशन था, ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया, पहला सेशन तो बता दिया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब भी हो गया। ठीक है, चलो इसका में अब जो बात है इसमें ज्यादा दमदार दिया नहीं हुआ है लूसेंट में, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जो इसकी पहली मीटिंग थी ना उसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, तो ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग इसमें नहीं आया था क्योंकि इनको अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी, तो यहां लिख लीजिएगा बॉयकॉट बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि उनको अपने अलग रूल्स बनाने थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था जो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था। इसी के साथ साथ, अरे सॉरी, जीवी मालवनकर बोलो, सचिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी वो थे, सचिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ये याद रखिएगा, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये चीजें आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, ना मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड बाय मुस्लिम लीग, और ना प्रिंसली स्टेट ने किया, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब सिंधियाज हो गए, होलकर्स हो गए, मतलब उस समय के जो राजा महाराजा मतलब होते थे ना, निजाम हो गए, भोपाल हो गया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो लिमिटेड लोग थे ना, गिने चुने लोग थे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब इसके बाद आ जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखो 1947 के पहले ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। ठीक है, तो 1947 ने क्या किया, सबसे पहली चीज तो इसको सॉवरेन बॉडी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करी कि इसने जो काम थे ना वो अलग अलग कर दिए। तो इसने बोला कि एक होगा जो कि लेजिस्लेचर बनाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी पार्लियामेंट, जो कि आज से इस चीज को आगे लेके जाएगी। और एक बॉडी बना दी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जो कि मेन फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होगा तो उसको चलाने का काम, उसमें रूल ऐड करने का, डिलीट करने का काम पार्लियामेंट का होगा। तो इसीलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसे।
अब इसके लीडर्स कौन थे? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको जो लीड कर रहे थे वो थे जीवी मालवनकर साहब। ठीक है, लिख लो मालवनकर साहब। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए डिवीजन के बाद क्या था। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को हमने बोला कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके जो बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज मेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब बने थे? 26 जनवरी नहीं है, ठीक है, 24 जनवरी है। ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है कैसा है, पहला प्रेसिडेंट कब क्या कैसा है, तो 24 जनवरी है वो। ठीक है, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो अच्छा एक बात बताओ, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था, अडॉप्ट नहीं इनेक्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड। क्यों? क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम रेडी थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने नहीं अपनाया। क्यों पता है? क्योंकि 26 जनवरी वॉज अ स्पेशल डेट, क्योंकि 1929 में हमने पूर्ण स्वराज जो एम किया था ना वो इसी दिन किया था, इसलिए एक स्पेसिफिक डेट रखी गई थी कि 26 जनवरी को ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाएंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को सम पार्ट वॉज अडॉप्टेड, प्रीएम्बल ले लो, ठीक है, कुछ कुछ चीजें थी, वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, बट 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। ठीक है, और इसको बनाया जाता है रिपब्लिक डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में। किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक फंडा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है ना ड्राफ्टिंग कमेटी, तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, अब इनकी बॉडी में 7 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके नाम एक बार देख लीजिएगा, याद रखना तो मुश्किल है बट फिर भी देख लीजिएगा। एन गोपाल स्वामी, देखो यार मेरा मानना है ना जो जरूरी चीजें है ना बस वही याद करो। ठीक है, अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलदी कृष्ण स्वामी। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका के एम मुंशी साहब थे, सैयद मोहम्मद सैयद, या आप लिख सकते हो मोहम्मद सदुल्ला साहब थे। के एम मुंशी जी थे। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद देखो छोटे छोटे नाम लिखो आप, सदुल्ला साहब थे। ठीक है, उसके बाद एन माधव थे, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव थे। और उसके बाद हाँ ये थे डीपी खेतान साहब, डीपी खेतान साहब। तो ये लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे। अब ये दो लोग बाद में ऐड हुए थे, क्यों ऐड हुए थे वो लिख लीजिए। खेतान साहब क्यों ऐड हुए थे? क्योंकि टी टी कृष्णचारी की डेथ हो गई थी। ऑन डेथ ऑफ ऑन डेथ ऑफ टी टी कृष्णचारी। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? बीएल मीटर को रिप्लेस किया था, रिप्लेस्ड बीएल मीटर, बीएल मीटर को रिप्लेस किया था। तो ये 7 लोग थे, ये आपको पता होना चाहिए। हम्म, चलो
यही मेन चीज थी, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ही है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पहले प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, चीजें पहले पता होना चाहिए कि क्या कैसे था। ठीक है, चलो फिर क्या है, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, मेन तो यही है यार। देखो अब डेप्थ में आप घुसोगे तो बहुत सारा डेप्थ हो जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट काम था वो मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। ठीक है, जब हमने 26 जनवरी को इसे अपनाया, 26 जनवरी 1950 को जब ये फुली लॉन्च हुआ, आपको बताना है कुछ चीजें, इसमें कितने आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स कितने थे, स्केड्यूल कितने थे, स्केड्यूल्स कितने थे, और पार्ट्स कितने थे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया था, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल है, हम कैसे रहना है, या फिर मान लीजिए कि इनमें इस देश में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या फिर देश का पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, देश के एग्जीक्यूटिव्स कैसे होनी चाहिए, देश का जुडिशरी कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें खुद से बनानी थी। ठीक है, और बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया। देखिए सबसे पहले तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, क्योंकि एक तो लेटेस्ट है ये, दूसरी चीज है कि हमने बहुत सारे देशों से लेके ये बनाया है। ठीक है, बहुत सारे देशों से लेके हमने इसे बनाया है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस देश से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है यार कि कितने आर्टिकल्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे और कितने पार्ट थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे बहुत सारी चीजें ली गई थी, और इसीलिए 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, अब अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई, तो सबसे पहले आती है बात ब्रिटेन की। अब देखो ब्रिटेन में हमारे टाइप की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर का लीड रहेगा। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ इंडिया क्या यूनिटरी है कि फेडरल है। देखो मैं छोटा सा आपको फंडा बता देता हूँ यूनिटरी और फेडरल का। मान लीजिए कि ये तीन दोस्त हैं, ए बी सी। ए के पास कुछ पावर है, बी के पास कुछ पावर है, सी के पास कुछ पावर है। इन तीनों ने डिसाइड किया हम तीनों एक घर के अंदर रहेंगे। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये घर सुपर पावर हो जाएगा? यही है ना, अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जगहें हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन किया, डील की कि अपन तीनों साथ में रहेंगे, जैसे ही साथ में रहेंगे तो हम सुपर पावर हो जाएंगे। तो दिस इज यूएसए। ठीक है, लेकिन इसमें डिवीजन है, ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। लेकिन अब मान लीजिए एक बड़ा घर है, उसमें मम्मी सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही, तो उन्होंने क्या किया, 6 काम 6 बच्चों में बांट दिए। ठीक है, 6 काम 6 बच्चों में बांट दिए, तो हर बच्चे के पास अपना एक खुद का काम है। हर बच्चे के पास अपना एक खुद का काम है। हर बच्चे के पास अपना एक खुद का काम है। अगर खुद का काम होगा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दिक्कतें नहीं होंगी? तो इसीलिए क्या ये 6 बच्चे अपना अपना घर लेके बाहर जा सकते हैं या अपना अपना हिस्सा लेके बाहर जा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जो ये है डिवीजन बेस्ड। डिवीजन, बड़ी कंट्री को हमने छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और दिस इज यूनिटी बेस्ड। यूनिटी बेस्ड कि हमने एक साथ मिलके एक बड़ी कंट्री बनाई। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। हम जो डिवाइड करते हैं वो इंडिया जो है वो इस फीचर पे काम करता है। इंडिया जो है इस फीचर पे काम करता है। अब ये जो फीचर होता है इसको बोलते हैं, आप ये समझिएगा, ये होता है यूनिटरी, कि एक सेंट्रल पावर है मम्मी, एक सेंट्रल पावर है मम्मी जिसके निर्देश पे सब कुछ काम होगा। और ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर, कि कोई आपस में फेडरल स्ट्रक्चर की कोई लेना देना नहीं है आपस में, बस साथ में इसलिए रह रहे हैं ताकि सारी पावर एक साथ कंबाइन हो जाए और हम देश की सुपर पावर बन जाए। तो हर जन की अपनी गर्रेटी होगी, हर जन का अपना एक एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर
इंडिविजुअली सारे काम होते हैं। मेरा अलग लॉ है, तुम्हारे मतलब ए का अलग लॉ होगा, बी का अलग लॉ होगा, सी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, सबकी अपनी अपनी वर्किंग अलग होगी। हाँ, कुछ कॉमन रूल होंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो रूल्स हैं जो कि इन तीनों पे लगेंगे कि हाँ हम ये रूल सबके लिए कॉमन है, लेकिन ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में ये चीज नहीं होगी, इस केस में ये चीज नहीं होगी। जो रूल मम्मी बनाएंगी वो रूल ही पूरी कंट्री में वैलिड होगा। तो इसीलिए जो रूल पार्लियामेंट बनाएगी वो पूरी कंट्री में वैलिड होगा। हाँ, अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं सबको बनाने के लिए कि छोटे छोटे रूल आप लोग बना सकते हो, बट जैसे आरबी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, आप इन चीजों पे एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो कि अपने घर का सामान जमा दिया, हर बच्चा अपने अपने कमरे को जमा के रख सकता है अपने हिसाब से, लेकिन मम्मी ने अगर कोई इंटरफियर किया तो ऐसे ही पार्लियामेंट ने अगर कहीं में देश में इंटरफियर किया, माननी ही पड़ेगी आपको पार्लियामेंट की बात, ठीक है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में हो चाहे वो रेसिड्यू लिस्ट में हो। ये मतलब ये फैक्ट है। अब हुआ क्या, एक तीसरा, ठीक है, ये मान लो आप ये इंडिया की जगह इसको ब्रिटेन लिख लो। अब हुआ क्या कि यार हमने देखा कि भाई ये वाला भी बढ़िया लग रहा है, ये वाला भी बढ़िया लग रहा है, तो क्यों ना हम एक तीसरा ही टाइप का नया बनाए जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा। तो ये आप कह सकते हो क्वाजी फेडरल। क्वाजी मतलब झूठा, फेडरल मतलब थोड़ा सा फेडरल है, ये थोड़ा सा फेडरल है। तो अब हुआ क्या, हमने बनाया मम्मी, ये वही सीन है, ठीक है, मम्मी है, ठीक है, कमरे को चार मतलब पूरे घर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेकिन अब मम्मी थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, बस ये समझिएगा, ठीक है। तो ये रूल मम्मी का ही चलेगा भाई, घर में माँ का ही रूल चलता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, और कुछ रूल्स हैं जो ये सिर्फ खुद के लिए बना सकते हैं, ठीक है, जो रूल्स सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बनाए जा सकते हैं, उसमें मम्मी कुछ नहीं कह सकती। यार ये तो सर आप फेडरल टाइप की बात कर रहे हो कि ये अपना एबीसी अपना खुद का रूल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बात कर रहा हूं मैं फेडरल टाइप की, कि कुछ रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 90% रूल्स होंगे तो यहाँ पे सिर्फ 30% रूल्स हैं जो ये बच्चे खुद बना सकते हैं, बाकी 70% पावर स्टिल मम्मी के हाथ में है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी 100% पावर मम्मी के हाथ में रहती है, यहाँ पे 99% पावर बच्चों के हाथ में रहती है, ठीक है। 4 दोस्त मिलके अगर एक घर में रह रहे हैं, आप मान लीजिए जॉब करने जा रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो अब 5 बच्चे साथ में रह रहे हैं, उसमें कहाँ की मम्मी, ठीक है, पांचों के अपने अपने रूल होंगे, कुछ रूल होंगे घर के, पांचों का अपना अपना कमरा होगा, अपना अपना कमरा मैनेज करेंगे, जिसको आने देना होगा आएंगे, गाना बजाएंगे, जो करना होगा करेंगे। तो ये बैचलर्स हाउस तरीके से आप लिख सकते हो, बैचलर्स हाउस, कि भाई जिसको जो करना है कर लो, हम ज्यादा मना नहीं कर सकते। हाँ घर के कुछ रूल है कि जैसे मान लीजिए कि पार्टी नहीं होगी या फिर कोई और नहीं आएगा, समझ रहे हो ना आप, तो जैसे लड़की नहीं आएगी घर में, तो ये सारी चीजें, जैसे लड़कियों के घर में रूल होता है कि लड़के नहीं आएंगे, तो कुछ रूल होंगे मतलब पूरे घर के, बाकी सब लोग अपना अपना अलग से रहेंगे। तो ये हो गया बैचलर्स हाउस, हो गया हमारा अमेरिका, ठीक है। डिवीजन हो गया ये, एक जो प्रॉपर घर होता है वो हो गया हमारा यूनिटरी ब्रिटेन, कि मम्मी है पापा है और उन्हीं के हिसाब से रूल चलेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, लेकिन जो हम बोलेंगे वही है, आपके पास रूल बनाने की अथॉरिटी नहीं है, ये लोग रूल नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये रूल बनाने के लिए सिर्फ डिमांड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि हाँ बेटा तुम अपने खुद के कुछ रूल्स बना सकते हो, हम वो रूल मानेंगे भी, लेकिन जो मेजर चीज है वो हम खुद करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा क्वाजी फेडरल नेचर, जो कि इंडिया में है, जो कि इंडिया में है। तो इसीलिए हमारे पास पार्लियामेंट हम पे लॉ बनाता है, और साथ ही साथ ये जो बॉडी है, एक एक स्टेट अपना खुद का लॉ बनाता है। तो जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है उसमें मम्मी पापा यानी पार्लियामेंट इंटरफियर यूजुअली नहीं करता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट के पास है उसमें बच्चे तो खैर इंटरफियर, या जो स्टेट है वो पार्लियामेंट के फैसलों में इंटरफियर नहीं कर सकता। तो हमारी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, यूनियन लिस्ट मतलब कि पार्लियामेंट की लिस्ट, की जो देश के हित में एक साथ पूरे देश में लागू होंगे, ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में आ गया। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें हर बच्चा अपने अपने लॉ बना सकता है ना, ऐसे ही हर स्टेट अपने अपने जो लॉ बना सकता है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन उसमें इंटरफियर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता है, ठीक है, कर सकता है, कुछ ना कुछ लॉ बना के कर सकता है, बट यूजुअली नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब मान लीजिए घर में टीवी लेना है, तो यार इसमें माँ बाप भी बोलेंगे और बच्चे टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होते हैं, उनको अपडेशन रहता है, तो स्टेट भी बोल सकता है, लेकिन वही बात है पैसे माँ बाप को देने, तो इसीलिए जो माँ बाप का फैसला होगा फाइनल होगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग रूल बना सकते हैं, जो सेंटर है पार्लियामेंट है वो भी रूल बना सकती है, हर स्टेट अपना रूल बना सकता है। बट मान लीजिए कुछ वाद विवाद होता है, तो जो पार्लियामेंट का रूल होगा वो मायने रखेगा। और कुछ चीजें होती है एकदम नई चीज आ गई कि भाई रिश्तेदार आ रहे हैं और रिश्तेदारों का जो बच्चा है वो तुम्हारे रूम में रहेगा।
अब कुछ नई चीज है, उसके लिए क्यों स्टेट, बच्चे खुद कैसे रूल बना सकते हैं, कुछ नया हो रहा है देश में, तो जो रेसिड्यू पावर रहती है, कि रेसिड्यू मतलब बचा कुचा, रेसिड्यू पावर, ठीक है, रेसिड्यू लिस्ट बोलते हैं, तो वो पावर भी पार्लियामेंट के पास रहती है, या फिर सेंटर के पास आप कह सकते हैं रहती है, कि सेंटर में जो भी चीज होगी, जो भी नई चीज होगी, उसमें अब हर स्टेट अपना लॉ थोड़ी बनाने लगेगी, हर स्टेट अपना लॉ नहीं बना सकती है ना, यार होठ फट रहे हैं, हर स्टेट अपना लॉ नहीं बना सकती, तो इसीलिए ये लिस्ट होगी हमारी रेसिड्यू लिस्ट, वो भी किसके पास रहेगी, सेंटर के पास। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें होती है, तो अब हमने कुछ कुछ, अब आपको ये चीजें समझ में आई, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो जो लॉ, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर है जो, वो हमने ब्रिटेन से सीखी है, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है जहां पे लॉ बनते हैं, लॉ मेकिंग पावर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पूरे इंडिया में, जैसे आप पूरे, अब अगर आप यूएस देखोगे तो हर के पास, जैसे मैंने इसका एग्जाम, आप बस ये एग्जांपल याद रखना, सारी चीज समझ में आएगी। अब ए के पास अपना खुद का सिटीजनशिप है, कि मैं, मतलब आप समझो 3 स्टेट्स हैं ए बी सी, तो लोगों के पास खुद का मतलब आप कह सकते हो वो होगा कि मैं ए में रहता हूं, मैं बी में रहता हूं, मैं सी में रहता हूं। लेकिन इस केस में क्या होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं, आप ब्रिटेन में रहते हो मतलब ब्रिटेन में रहते हो, ठीक है, उसमें जो डिवीजन हुआ है उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ये हमने कहां से लिए, ये हमने ब्रिटेन से लिए, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए, ठीक है। पूरे इंडिया में सिर्फ आपका एक ही आधार कार्ड है, एक ही आइडेंटिटी है कि आप इंडियन हो, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है कि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हो, नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया में कॉमन है, वो पूरे इंडिया में कॉमन है वो, तो इसीलिए ये यूनिटरी फीचर है, ये हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। मैंने बोला ना कि इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये हमने फीचर यहां से लिया। इसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, उसमें भी 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर, कि लोअर हाउस बनाएगा, अपर हाउस उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा तो उस पर और विचार विमर्श करेगा, ठीक है, एक्सपर्टीज देगा। तो लोअर हाउस और अपर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। देखो ब्रिटेन हमारे पे राज करता था, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली हुई है। और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी हमने ब्रिटेन से सीखा है, ये भी हमने ब्रिटेन से सीखा है, ठीक है। अब उस समय यूएसए एक सबसे बड़ी पावर थी जब हम आजाद हुए थे। आपको नहीं लगता कि जब हम आजाद हुए थे यूएस का कितना क्रेज रहा होगा, भाई बाबा क्या देश है यार, हमें उस देश बनना है तो उस देश की कुछ चीजें अपनानी है। तो ब्रिटेन के बाद जो सबसे ज्यादा चीजें हमने अपनाई वो थी यूएसए में, ठीक है। अब यूएसए से हमने क्या, अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो कोर्ट होंगे, अब मान लीजिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब ब्रिटेन में मोनार्की है, आप समझ रहे हो ना कि वहां पे किंग क्वीन वाला सिस्टम है, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया बस वो फाइनल है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं चल सकता यार, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे विचार हैं, इतने सारे कल्चर हैं, तो इसीलिए हमने जो अपनाया, हमने जो चीज अपनाई वो थी कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होगी, मतलब लॉ बन रहा है, रूल बन रहा है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेकिन इन पे जो आप कह सकते हो हथकंडा भी अपना सकती है, मतलब आप कह सकते हो उनको दबाया भी जा सकता है। अगर कोई गलत रूल बन रहा है तो वो जुडिशरी मना कर सकती है, जुडिशरी उसके ऊपर आवाज उठा सकती है, ये ब्रिटेन में नहीं होता। तो ये चीज हमने कहां से ली, यूएसए से ली, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी, आपको नहीं लगता क्या नेता कोई लॉ बना सकते हैं, नेता का सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है नेता का, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कह सकते हो कि मान लीजिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू है कि अगर कोई लॉ गलत बन रहा है तो उसके ऊपर विचार विमर्श, जो हमारा जुडिशरी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ को गलत साबित कर सकता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, यूएस में ऐसा होता है, तो हमने वो चीज भी अपनाई। उसके बाद हर सिटीजन का कुछ हक होता है, ब्रिटेन में ऐसा कोई हक दिया नहीं जाता था, ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते थे, जो हम लॉ बनाएंगे वो हम लॉ बनाएंगे। यूएस कैसे बनाए, एबीसी ने बोला भाई हमारे अपने अपने हक होंगे, मुझे किसको लाना है किसको नहीं लाना, मतलब जो भी चीज है आप एबीसी अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हर के कुछ ना कुछ हक होंगे। तो जो फंडामेंटल राइट है ना सिटीजन के, वो हमने यहां से लिए, मैं एफ आर लिख रहा हूं बस, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ये याद रखिएगा,
ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमने यहां से लिया है। प्रीएम्बल इज नथिंग बट द समरी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने यहां से लिया हुआ है। ठीक है, बस मेन चीजें तो यही थी। फिर प्रेसिडेंट कैसे काम करता है और वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है वो भी हमने यहां से लिया हुआ है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के काम वो हमने यहां से लिए हुए हैं। ठीक है, ये मेन था। अब इसके अलावा छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। तो इसके बाद आप लिख लीजिए कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? तो याद रखिएगा, रेसिड्यू पावर जो है ना सेंटर के पास रहेंगी, रेसिड्यू पावर जो सेंटर के पास रहेंगी वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, रेसिड्यू पावर इस केस में, यूएस के केस में क्या होता है कि रेसिड्यू पावर जो रहती है वो स्टेट्स के पास भी रहती है, मतलब जो छोटी छोटी स्टेट्स मिलके बनी है ना उनके, वो अपना खुद का लॉ भी बना सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ रेसिड्यू पावर किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। तो इसलिए हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद कई लोग पूछते हैं डीपीएसपी कहाँ से लिया है? तो वो आयरलैंड से लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कि जो आप कहते हैं ना, मतलब स्टेट की महत्वाकांक्षाएं क्या है, एक देश की महत्वाकांक्षा क्या है, उनके लोगों को फ्री पानी मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, एक डेवलपमेंट मिले। तो ये सारी चीजें डीपीएसपी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये फंडा हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब आपके राइट होते हैं तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। ठीक है, एफडीज बोलते हैं जिन्हें, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमने कहां से लिया है? तो देखो, देशों का देश एक ही देश होता था, याद रखिएगा, यूएसएसआर। ठीक है, आपको नहीं लगता यूएसएसआर में जो क्रांति हुई थी लेनिन, ठीक है, लेनिन के समय में, कि लोगों का राज होना चाहिए, तो लोगों का राज होना चाहिए तो लोगों की ड्यूटीज भी होनी चाहिए अपने देश के प्रति। तो इसलिए जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है ना वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कि यार हमें ये भी सीखना है। मतलब हमने जो बनाया ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बेहतरीन, सबसे लेके बढ़िया काम से बनाया है। ठीक है, अब मेन चीजें तो यही थी, आपने कर लिया। उसके बाद जो हमारा रिपब्लिक होगा, आप कहते हैं ना इंडिया इज ए रिपब्लिक, तो वो हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, रिपब्लिक फीचर। ठीक है, वो हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। अब देखो कुछ कुछ चीजें मिस हो गई हैं, मैं आपको लिस्ट देता जाऊंगा। तो जो पहली लिस्ट पढ़नी है ना, हैशटैग लिस्ट नंबर 1, वो आपको क्या पढ़नी है? कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेस, ये आपको पढ़ना है। किसी भी किताब में, किसी भी स्टैंडर्ड किताब में, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे पहली टेबल आपको पढ़नी है। वो टेबल मैं यहाँ बनाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिया, क्या था, देखो जो मेन काम था ना मेरा, वो ये डायग्राम बताना था आपको, ये समझाना बहुत जरूरी था आपको। ठीक है, क्योंकि रटने का काम तो आप किसी भी किताब से देख के कर सकते हो, बट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो, जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी का फीचर वो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। इमरजेंसी का जो फीचर है वो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। चलो, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये सारा पार्ट जो था ये हमारा कवर अप हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। सिटीजनशिप है नहीं आपके में, फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखो डेप्थ में अगर हम जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर आपके लेक्चर खिंच जाएंगे। बट ये क्रैश कोर्स है और दूसरी बात एमपीपीएससी है, तो इतना डेप्थ में आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है आपको। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। अगले लेक्चर में मैं चालू करूंगा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपको मजा आया होगा आई होप। और बैक टू बैक लेक्चर्स होंगे, 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।